बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका टीचर सलमान एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। क्लास 10th लेक्चर नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट इंट्रोडक्शन था, वो हमने पढ़ा। और क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स थे, उनको हमने पढ़ा। वो हमारे पास 9 थे, उनको हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा। और अगर किसी ने वो क्लासेस नहीं अटेंड की तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके वो क्लासेस सुन सकता है। तो आज आप देख सकते हैं हमारे पास 1.3 है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इसका जिक्र पहले भी हुआ है पिछली क्लासेस में और मैंने एक्सप्लेन भी किया है। एल्गोरिदम में आप देख सकते हैं ये हमारे पास नीचे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, जैसे कि उसने इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स लिखे हुए हैं कि नंबर 1 पे हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रोसेस को, फिर मेजर डिसीजंस लेंगे, फिर रिपीट करेंगे, किन चीज़ों को रिपीट करना है, फिर वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। तो एक्चुअल में क्या है, एल्गोरिदम में हम इस तरह स्टेप्स लिखते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स लिखते हैं। नीचे एग्जांपल्स गिवन हैं, वो मैं आपको बताऊंगा और उसको पढ़ेंगे हम। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। An algorithm is a finite set of steps। वो कहता है कि हमारे पास एक लिमिट्स होती है स्टेप्स की। एल्गोरिदम के जो स्टेप्स होते हैं वो एक लिमिट्स में होते हैं, महदूद होते हैं। ऐसा नहीं कि वो स्टेप्स ख़त्म ही ना हो। ठीक हो गया। हमारे पास फाइनाइट स्टेप्स होते हैं जिनको हम देखते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इफ फॉलोड अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। अब वो कहता है उन स्टेप्स की बेस पे हम कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। अकम्प्लिश मीन कंप्लीट करते हैं, पार्टिकुलर टास्क मीन्स कोई ख़ास टास्क। ठीक हो गया। हम किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करते हैं उन फाइनाइट सेट्स को यूज़ करते हुए। एन एल्गोरिदम मस्ट बी क्लियर। अब वही बातें जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। एल्गोरिदम जो है वो हमारे पास क्लियर होना चाहिए, उसके जो स्टेप्स हैं या जो उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें क्लियर होनी चाहिए। फाइनाइट एंड इफेक्टिव, वही बात इसने रिपीट की है कि हमारे पास एल्गोरिदम क्लियर हो, उसके जो स्टेप्स हैं वो फाइनाइट हों, महदूद हों, एंड इफेक्टिव, जिनकी बेस पे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हों। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम इज स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम लाइक टू डू लिस्ट। वो कहता है कि हमारे पास जो मतलब के फॉर्मेट हो एल्गोरिदम का, वो स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम हो, मतलब वो स्टेप्स में लिखा हो कि हम नंबर 1 स्टेप करें, फिर नंबर 2 पे चले जाएं, फिर नंबर 3 पे चले जाएं। लाइक आ टू डू लिस्ट, कि हम उस लिस्ट को जो है वो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते जाएं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्ड स्टेप्स। कहता है इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इसके अंदर हमारे पास जस्ट सीक्वेंस होता है नंबर्ड स्टेप्स का, मतलब इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं एक सीक्वेंस में, उसको हम परफॉर्म करते जाते हैं। अच्छा, ये तो थी डेफिनेशन। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये पंजाब बुक में जो पंजाब वालों की बुक है, इसमें बहुत डिटेल से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम स्किप करेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने, वैसे मैं आपको बताऊं, आपने वैसे इसको याद कर लेना। अच्छा जी, 1.3.1 में वो कहता है स्ट्रेटजी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिदम्स। वो कहता है हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है जी, हम एल्गोरिदम कैसे बनाएं। तो एल्गोरिदम्स डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स टू कैरी आउट। वो कहता है हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जिसकी बेस पे हम उसको कैरी करते हैं। वी कैन प्रोसीड टू करेक्ट सॉल्यूशंस ऑफ पार्टिकुलर प्रॉब्लम बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग स्ट्रेटजी। वो कहता है कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे पास, अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करें तो हम उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं।
अच्छा जी, अब उसने कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं जिसकी बेस पे हमने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। नंबर 1 क्या है हमारे पास जी? नंबर 1 पे उसने कहा है इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो कहते हैं आप इन्वेस्टिगेट करें कि पहली बात तो ये है कि आप ये इन्वेस्टिगेट करें प्रॉब्लम क्या है, फिर आप ये इन्वेस्टिगेट करेंगे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल है। अच्छा, उसने इन्वेस्टिगेशन में 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस। अब वो कहता है आप ये कंफर्म करें कि हमारे पास कितने प्रोसेस चलेंगे इस एल्गोरिदम में। प्रोसेस मींस किस किस स्टेप पे हम जाके कोई अमल परफॉर्म करेंगे। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजंस। वो कहता है आप ये भी पता करें कि हमारे पास डिसीजन क्या है, मतलब हमारे पास जिस पे जाके हमने सोचना है, जिस पे जाके हमने प्रोसेस करना है, वो हमारे पास क्या मेजर डिसीजन है। आइडेंटिफाई द रिपीटेशन। अब वो कहता है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि किस चीज़ को हमने रिपीट करना है, कौन से स्टेप को हमने बार बार रिपीट करना है। आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स एक्चुअली में जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे कि a इक्वल है 5, तो a में हम कहते हैं कि हमारे पास 5 पड़ा हुआ है, तो हम वेरिएबल्स को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 2, प्रिलिमिनरी एल्गोरिदम। अच्छा, प्रिलिमिनरी एल्गोरिदम में वो स्टेप नंबर 1 लिखता है, वो कहता है डिवाइस हाई लेवल एल्गोरिदम। वो कहता है कोई ऐसा एल्गोरिदम बनाए जो कि हाई लेवल पे हो, जो जनरल हो, जिसकी बेस पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हो। एंड स्टेप नंबर 2, स्टेप थ्रू द एल्गोरिदम। वो कहता है एल्गोरिदम से आप स्टार्ट करें। डज दिस वॉक थ्रू रिवील एनी मेजर प्रॉब्लम। वो कहता है अगर तो कोई मेजर प्रॉब्लम शो हो रही है, रिवील मीन्स मतलब मेक बनाना, कोई फाश करना, कोई अगर मेजर प्रॉब्लम आ रही है, इफ इट डज देन करेक्ट द प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को हम ठीक भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, हम ये पता करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और प्रिलिमिनरी में हम क्या करते हैं, मतलब ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है। प्रिलिमिनरी मीन्स इनिशियली पॉइंट। वो कहते हैं हम इनिशियली एल्गोरिथम से चलते हैं, उसमें हमने उसको पढ़ा। स्टेप नंबर 3, रिफाइनिंग द एल्गोरिथम। अच्छा, स्टेप नंबर 3 में रिफाइनिंग का क्या मतलब होता है, हम एक्चुअल में इसको कहते हैं कि फिल्टर आउट करना। तो इसमें हम पढ़ते हैं, वो कहता है कि इनकॉर्पोरेट एनी रिफाइनमेंट्स इंडिकेटेड इन 2 स्टेप्स। वो कहता है हमारे पास 2 स्टेप्स में हमारे पास प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। हमें ये कंफर्म करना है कि कौन से 2 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, ग्रुप टुगेदर प्रोसेस वेयर अप्रोप्रिएट। वो कहता है हम अपने प्रोसेस को वहां पे यूज करेंगे जहां पे उनकी जरूरत है। ठीक हो गया। ग्रुप टुगेदर वेरिएबल्स वेयर अप्रोप्रिएट, वेरिएबल्स भी उसी जगह पे यूज करेंगे जहां पे उनकी जरूरत है। टेस्ट द एल्गोरिथम्स अगेन बाय स्टेपिंग थ्रू इट। वो कहता है हम इन्हीं स्टेप्स को बार बार रिपीट करते हुए हम अपनी प्रॉब्लम को, अपने एल्गोरिथम को टेस्ट करेंगे। अच्छा, अब आप नीचे देखेंगे कुछ हमारे पास उसने एग्जांपल दी हुई है। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या, वो कहता है यू हैव टू बेक अ केक इन योर हाउस। आप केक बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये लाजमी नहीं कि आप यही पढ़ें, इसमें हमारे पास, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मुश्किल नहीं है। तो आप अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आप केक किस तरह बनाते हैं। एक बात याद रखिएगा, आप कोई भी एल्गोरिदम बनाने को कहता है तो हर स्टूडेंट का एल्गोरिदम सेपरेट होगा। ऐसा नहीं कि आप यही एल्गोरिदम ऐसे ही याद करें, आप कैसे जिस तरह मर्जी ये लिख सकते हैं। मैं ये एल्गोरिदम नहीं पढ़ा रहा, मैं नीचे वाला एल्गोरिदम बना रहा हूँ जिसमें वो बताएगा आपको कि ये टी कैसे बनाते हैं। आपको मैंने जो पीछे वाली उन्होंने कहा कि केक बनाएं, वो आप इजीली जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं कि आपने ऐसे ही स्टेप्स को याद करना है। आपको केक बनाना आता है नहीं आता, आप जस्ट जैसे आपको लगता है कंफर्टेबल आप उसको स्टेप्स में लिख सकते हैं। मैं आपको टी बनाने के लिए वो टी कैसे बनाते हैं उसका एक एल्गोरिथम बना हुआ है, वो हम पढ़ते हैं। वो नंबर 1 पे कहता है पुट टी लीव्स इन पॉट, बॉयल वाटर, ऐड वाटर
वेट 5 मिनट्स, पुट टी इनटू कप। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अब टी बनाना आप सबको पता है, अब टी बनाने के स्टेप्स आप जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ कि हर स्टूडेंट का एल्गोरिथम सेपरेट होता है, तो इसमें आप स्टेप्स लिखते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं आप याद करें और ना ही ज़रूरत है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। आप जस्ट एल्गोरिथम की डेफिनेशन याद करें, उसके स्टेप्स याद करें, और उसके बाद आप किसी भी चीज़ की एग्जांपल दे सकते हैं। नॉर्मली पेपर में जस्ट डेफिनेशन ही आती हैं, और अगर सम हो अगर आ भी जाए कोई एग्जांपल पूछ ले तो किसी भी चीज़ की एग्जांपल पूछे आपने जस्ट उनको स्टेप्स में लिख देना है। अच्छा ऊपर से आपने जस्ट ये एल्गोरिथम की डेफिनेशन याद करनी है, और इनके ये जो हमारे पास स्टेप्स हैं, एक स्टेप नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन था, प्रिलिमिनरी था और रिफाइनिंग था। ये जस्ट आपने स्टेप्स याद करना है, एग्जांपल आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल जो भी वो आप सिंपल टी वाली एग्जांपल एक दफ़ा लिख सकते हैं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको पता है कैसे टी बनाते हैं वो आप लिख सकते हैं। अच्छा जी ये नीचे आए तो उसने क्या ओरिजिनल एल्गोरिथम, फर्स्ट रिफाइनमेंट, सेकंड रिफाइनमेंट, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने डेफिनेशन, स्टेप्स और उनकी एक एग्जांपल टी वाली को याद कर लें, और इसके अलावा आई थिंक सो कोई चीज़ नहीं आती। और ये उसकी एग्जांपल्स हैं, वो कहता है आप एल्गोरिथम लिखें, ठीक हो गया। ये आपने ज़रूर करना है, इसमें आपको वो एग्जांपल पूछ सकता है। अच्छा जी यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, कहता है राइट एन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम लिखें टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। वो कहता है कि जो हमारे पास फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर है उनका आप सम फाइंड करें। अच्छा ये मैंने साथ आप ड्राई रन भी ओपन कर लिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमारे पास क्या हो रहा है। अच्छा अब आप देखें यहाँ पे, ये मेरा माउस आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा ये हमारे पास लिखा हुआ है सम इक्वल है 0, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि हमारे पास सम इक्वल है 0 के और n इक्वल है 0 के। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो लिखा हुआ है सम इक्वल है 0, अब सम क्या है, सम एक वेरिएबल है। इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, सम इक्वल है 0, इट्स मीन हम 0 असाइन कर रहे हैं सम को। इक्वल का जो मतलब है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसका मतलब होता है कि जो 0 है हम राइट से लेफ्ट हम असाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सम इस वक्त 0 पड़ा हुआ है। नीचे आए, नीचे लिखा हुआ है n इक्वल है 0, इसका मतलब क्या है n में 0 पड़ा हुआ है। आगे उसने लूप लगाया है, अब आपको यहाँ लूप में इतना अभी क्योंकि ज़रूरत नहीं है, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे तो आपको लूप की इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे उसने लूप लगाया हुआ डू वाइल लूप, तो इधर उसने एक लूप चलाना है, इस पे आपको भी कोई ज़रूरत नहीं खपने की इतनी। अच्छा लूप क्या है, लूप हमारे पास ये है कि n इक्वल है और लेस देन है 50 से। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो हम नीचे जंप करेंगे, जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब दोनों कंडीशनें फॉल्स हो गई, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अब हम इसका ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन इस तरह से है, ये मेरा माउस आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले आप देखें सम इक्वल है 0 के, मतलब 0 सम में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, और इधर हमारे पास क्या है n इक्वल है 0 के, इसका मतलब क्या है कि n में 0 पड़ा हुआ है। अच्छा अब आप नीचे आए, हमारे पास यहाँ कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि n लेस देन है इक्वल है 50 के, इसका मतलब ये है कि n में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, n में ऊपर हमारे पास 0 पड़ा हुआ है। ये देखें मैं ऊपर लिख रहा हूँ n के ऊपर 0, क्या कि 0 छोटा है और इक्वल है 50 के, तो यहाँ पे हमारी एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो हम नीचे वाले स्टेप पे जंप करेंगे, और अगर दोनों कंडीशनें फॉल्स हुई तो हम प्रोग्राम एंड कर देंगे। तो 0 छोटा है 50 से, जी बिल्कुल ऐसा ही है, तो हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो हम नीचे जंप कर रहे हैं इधर। अच्छा वो कहता है सम इक्वल है सम प्लस n, अब सम में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, सम में हमारे पास 0 पड़ा हुआ है, ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, सम इक्वल है 0 प्लस 0। अच्छा अब आप ऊपर देखें, मैंने ऊपर बताया हुआ है कि सम में 0 है और n में भी 0 है, तो सम इक्वल है 0, मतलब 0 इक्वल है 0 प्लस 0। n में भी 0 है तो उसकी जगह भी हमने 0 प्लेस कर दिया, तो 0 प्लस 0। अब जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो फिर ये दरमियान में हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो 0 जो है हम राइट से लेफ्ट असाइन कर देंगे, तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने दोबारा जो जब 0 प्लस 0 किया तो वो
दोबारा सम में आगे 0 फिर ऐड हो गया, तो अभी भी हमारे पास क्या है, सम में 0 ही पड़ा हुआ है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप पे हम आए हैं, वो लिखा हुआ है n+1, मतलब क्या कि 0 + 1। 0 + 1 जब करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो वो 1 कहाँ पे साइन हो जाएगा, n में। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, 1। ठीक हो गया, 0 + 1 1, तो 1 जो है वो असाइन हो गया n में। तो अब हम ऊपर आएंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि n में हमारे पास 1 आ गया है और इधर अभी तक 0 ही है स्टिल। ठीक हो गया, मैं इधर से ये रेज कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास आइट्रेशन 2 है, पहले हमने आइट्रेशन पढ़ लिया। अच्छा अब आप देखें क्या लिखा है दोबारा कंडीशन पे, n लेस देन है इक्वल 50 का। अब n में हमारे पास क्या आ गया है, 1, क्योंकि हमारे पास ये n में 1 आ गया। 1 छोटा है 50 से, जी बिल्कुल छोटा है। नीचे जंप करेंगे, कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो हम नीचे जंप करेंगे। सम इक्वल है, अच्छा सम में अभी तक क्या हमारे पास पड़ा हुआ है, सम में अभी तक 0 हमारे पास पड़ा हुआ है। अच्छा अब आपने यहां से स्टार्ट नहीं करना, आपने इक्वल के बाद से स्टार्ट करना है। सम में हमारे पास 0 पड़ा हुआ है, प्लस का प्लस, और n में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 1। 1 + 0 इक्वल है 1 के, तो हम वो असाइन कर देंगे सम में। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि सम में अब 1 आ गया है। और नीचे हम जब जंप करेंगे तो इधर से n+1, n में हमारे पास क्या था, 1। हम लास्ट देखेंगे, लास्ट डिजिट 1 + 1, 1 + 1 जब करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा, तो हमारे पास वो n को असाइन हो जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जब दोबारा जाएंगे तो सम में अब हमारे पास 1 आ गया है और n में हमारे पास अब 2 आ गया है। ठीक हो गया, ये आइट्रेशन हमारे पास 2 है। तो ऐसे ही ये आइट्रेशन मूव करती रहेंगी और 50 तक जाएंगी कि हमारे पास 51 लेस देन है और इक्वल है 50 के। बिल्कुल नहीं, ना ही वो छोटा है ना ही वो इक्वल है। ठीक हो गया, क्योंकि अब 51 50 से बड़ा हो गया है, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा और हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो इसको हम इस तरह ड्राई रन करते हैं। ये एक एल्गोरिदम उसने दिया हुआ था जो कि मैंने आपको समझा दिया हुआ है। ओके जी, हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। वो कहता है राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। वो कहता है आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है। अच्छा फैक्टोरियल में मैं आपको बताता हूँ फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है। अगर आप 3 का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे तो उसका 9 आएगा, 4 का करेंगे उसका 16 आएगा, 5 का करेंगे उसका 25 आएगा। मतलब कि जो नंबर भी आप जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करते हैं उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर आ जाता है। अच्छा इसको हम स्टार्ट करते हैं, लिखा हुआ फैक्ट इक्वल है 1 के। अब वो कहता है फैक्ट में हमारे पास 1 पड़ा हुआ है, n इक्वल है 1 के, मतलब n में भी 1 पड़ा हुआ है। प्रिंट एंटर अ नंबर। अच्छा वो कहता है आप नंबर एंटर करें जिसका आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है। आगे उसने कहा है इनपुट नंबर, तो मैंने इस इनपुट की जगह पे मैंने ये 3 जो है ये ऐड किया हुआ, ये वाला 3। मतलब आप ये समझे कि मैंने 3 नंबर जो है वो एंटर कर दिया। मैंने 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो वो फैक्ट क्या आएगा, आंसर इसका 9 आंसर आएगा इसका। अच्छा आगे उसने लूप लगा दिया, यहाँ पे फॉर लूप लगा था, पीछे वाले में डू वाइल लूप लगा था। आपको इधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये जब हम लूप वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसको कर लेंगे। अच्छा अब आप देखें फॉर लूप में हमारे पास क्या उसने कहा है, n इक्वल है 1 टू नंबर। वो कहता है n में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 1। मैंने ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये देखे n में हमारे पास 1 पड़ा हुआ है जी। अच्छा आगे वो कहता है n इक्वल है 1 टू नंबर, मतलब 1 2 3, क्योंकि नंबर में हमने 3 रखा हुआ है। आगे उसने कंडीशन लगाई हुई है फैक्ट इक्वल है फैक्ट मल्टीप्लिकेशन और साथ में लिखा हुआ है n, ये मैंने लिखा हुआ है फैक्ट। अच्छा फैक्ट में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 1। इक्वल का मतलब इक्वल, और फैक्ट में मतलब पड़ा हुआ है 1, और मल्टीप्लाई इसको किससे करना है, n के साथ। n में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 1 जी, ये मैंने 1 लिख दिया। मतलब 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोबारा 1 हो जाएगा, तो 1 हमारे पास किस में साइन हो जाएगा, फैक्ट में। तो इस वक्त हमारे पास फैक्ट में 1 है, पहले भी 1 ही पड़ा हुआ था तो दोबारा 1 आ गया। अच्छा नीचे आया है तो उसने लिखा हुआ नेक्स्ट n, अब हमारे पास नेक्स्ट n आ गया। मतलब पहले हमारे पास 1 था, अब n में हमारे पास 2 आ गया जी। अब 2 के लिए दोबारा लूप चलेगा। अच्छा सॉरी लूप नहीं चलेगा, ये जस्ट हाँ सॉरी लूप ही चलेगा।
आप ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन दोबारा चलेगी। अच्छा जी, दोबारा जब हम यहाँ पे आएंगे तो मैं ये रेजर से ज़रा रेज कर लूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास इधर से हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। फैक्ट में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? फैक्ट में हमारे पास पड़ा हुआ है 1, हमने 1 लिखा। एन में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? एन में हमारे पास पड़ा हुआ है 2। 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो वो दोबारा किस में स्टार्ट हो जाएगा? फैक्ट में। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास पहले फैक्ट में 1 था, अब हमारे पास फैक्ट में 2 आ गया। और अब वो कह रहा है नेक्स्ट एन। एन में हमारे पास 2 था, तो अब हमारे पास एन में 3 आ गया जी। लें जी, ये हमारे पास 3 आ गया। तो ऐसे ही हमारे पास ये लूप चलता रहेगा। 1 के एन में हमारे पास इंक्रीमेंट लगता रहेगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। जब तक ये 9 तक नहीं जाएगा तो हमारे पास ये लूप एंड नहीं होगा। तो ऐसे ही हम इसका फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। और आई थिंक सो आपको इसकी समझ आ गई होगी, और अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।